आज का चैप्टर है हमारा डिवेंचर, जिसे हिंदी में हम ऋण पत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ऋण पत्र होता क्या है? जब भी कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जब भी कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो लोगों के लिए ऋण पत्र इशू करती है। ठीक है, क्या होती है, जब भी कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो वह क्या करती है, लोगों के लिए ऋण पत्र इशू करती है। जब वो ऋण पत्र इशू करेगी तो लोग उसके पास आएंगे, जब लोग उसके पास आएंगे तो वो अपने ऋण पत्र को सेल कर पाएगी। जब ऋण पत्र को सेल कर पाएगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा कंपनी का, तो कंपनी को जितने पैसों की आवश्यकता होगी वो उतने पैसों को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है वो अपने डिवेंचर को इशू कर देती है। ठीक है, देखिए, जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो लोग उधार के रूप में पैसे देते हैं। ठीक है, क्यों उधार के रूप में का मतलब क्या है? उधार के रूप का मतलब ये है कि जैसे आपने क्या किया, आप कंपनी के कुछ लोग हैं, ठीक है, आप कंपनी के पास आए, आपने क्या किया, डिवेंचर खरीद लिए। अब डिवेंचर खरीद लिए तो क्या हुआ, आपके पास डिवेंचर है कंपनी के, ठीक है, और क्या हुआ, फिर डिवेंचर है आपके पास कंपनी के, लेकिन आपने क्या किया, पैसे दे दिए कंपनी को, तो उधार के बेसिस पे हुआ। क्यों हुआ उधार के बेसिस पे? क्योंकि ऋण पत्र क्या हुआ, आप लोगों के पास हैं, जब आप लोग ऋण पत्र को वापस करेंगे तो कंपनी को पैसे आपको वापस कर देगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो उधार के लोग जो होते हैं वो उधार के रूप में ही कंपनी को पैसे देते हैं ऋण पत्र जारी करने के लिए। ठीक है, तो जिसे कंपनी को निश्चित समय के बाद लौटाना पड़ता है। एक टाइम दे रखा होता है, जैसे मान के चलिए ऋण पत्र को इशू किया गया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो आप जब ऋण पत्र खरीदते हैं तो वो केवल कुछ टाइम के लिए ही खरीद सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी डील हुई 1 साल की, तो आप 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। 1.5 साल की डील हुई 1.5 साल के लिए, 6 महीने की हुई 6 महीने की, 3 महीने की हुई 3 महीने के लिए। ठीक है, तो जो लोग ऋण पत्र खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो एक डिवेंचर डील बनती है, ठीक है, वो डील को साइन करते हैं, उसमें टाइम पीरियड जितना आपको चाहिए होता है वो टाइम पीरियड लिख रहा होता है, फिर उसके बाद में आपको डिवेंचर वापस करने होते हैं। ठीक है, और कंपनी वो पैसे आपको वापस कर देती है। ठीक है, तो देखिए, अब जब जो डिवेंचर खरीदते हैं वो उन लोगों को हम डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, जो कंपनी से क्या खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एक बात कि कंपनी लोगों से उधार क्यों खरीदती है, वो जाके बैंक से भी ले सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो बैंक से लेगी जाकर तो उसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पर उसे कुछ अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कंपनी गिरवी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो क्या करेगी, अगर वो बैंक से लेती है तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी कंपनी, ठीक है, या फिर कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर उसे रखना होगा। जब उसे रखना होगा तभी बैंक क्या होगी, बैंक आपको पैसे देगी। लेकिन आप क्या करोगे, आपको पैसे चाहिए, आप अपनी सिक्योरिटी रखना नहीं चाहते, कंपनी अपनी सिक्योरिटी रखना नहीं चाहती, तो इसलिए वो सिक्योरिटी ना रखने के चक्कर में क्या करती है, ऋण पत्रों को जारी कर देती है, जिससे लोग आए उसके ऋण पत्रों को उधार बेसिस पे खरीदें। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डिवेंचर। अब डिवेंचर आपको पता चल गया डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, जो डिवेंचर क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो बोलते हैं हम डिवेंचर होल्डर। ठीक है, देखिए, अब होती है आपकी क्या, ऋण पत्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखिए, ऋण लेने के लिए लिखित स्वीकृति। देखिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए ना। अगर आप डिवेंचर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लिखित में लिखना चाहिए। ठीक है, फिर ऋण का प्रमाण पत्र, कि आपने लोन लिया है ना, लोगों से लोन लिया है, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि लिखित में डीड जो होनी चाहिए वो लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वचन, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आप ऋण लोगे तो आपको क्या होता है, एक ब्याज देनी पड़ती है आपको। जैसे मान के चलिए, हमारा हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है 8% डिवेंचर या 10% डिवेंचर। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब 8% डिवेंचर और 10% डिवेंचर जो लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है इतना परसेंट आपको ब्याज देनी है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आपने 10,000 के डिवेंचर खरीदे किसी लोगों ने आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8% के हिसाब से 800 रुपए आपको ब्याज के हिसाब से देने होंगे। ठीक है, तो 10,000 प्लस 800 इज इक्वल टू क्या, 10,800, ये आपको लोगों को देने होंगे।
ठीक है। जब कब देने होंगे ये, जब आपका जो डीड बनी है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट से जो डीड बनी है पूरी, जो 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की, तब जब आप पूरे हो जाएंगे तब आपको ये पैसे आपको देने होंगे, डिवेंचर के पैसे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको दोनों चीज देनी होगी। क्या कर रहा है, ऋण को ब्याज सहित भुगतान देने का वचन देना होगा आपको। ठीक है, अब लंबी अवधि के लिए, मतलब आप लंबी अवधि के लिए भी दे सकते हैं डिवेंचर। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको 1 साल के लिए ही देना है, आप 10 साल के लिए भी देना चाहें 10 साल के लिए दे सकते हैं, 15 साल के लिए देना चाहें 15 साल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब बोल रहे हैं एक निर्दिष्ट तिथि पर, निर्दिष्ट का मतलब होती है दी गई तिथि पर। ठीक है, एक दी हुई तिथि पर मूलधन और एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्तें लिखना। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें डॉक्यूमेंट में क्या करना कि आपकी जितनी पैसे आपने दिए हैं कंपनी को वो, और उसकी जो ब्याज आपको देनी है वो, उन दोनों के बारे में लिखना। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ऋण की प्रतिभूति का वर्णन। प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी टाइप। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी मतलब कागज होने चाहिए। ठीक है, कागज का वर्णन करना पूरे कि आपके पास ये सिक्योर है, पैसे आपको कोई इशू नहीं होगा इन पैसों का, ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, और कंपनी की सार मुद्रा अंकित। सार मुद्रा का मतलब होता है आपका कि सार मुद्रा का मतलब होता है कागजों से। ठीक है, कागज से मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट साथ में, जो कंपनी, जो लोग आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं डिबेंचर खरीदने के लिए, या आप लोगों को पैसे जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो आप लोगों को दे रहे हैं, तो उनके बारे में भी अंकित करना, मतलब उनके बारे में भी लिखना। ठीक है, तो ये थे आपके क्या ऋण पत्र की विशेषता है। अब देखिए अब आता है ऋण पत्र के प्रकार। अब ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहला होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, किसमें रजिस्टर्ड। ठीक है, देखिए मूलधन व ब्याज का भुगतान उसी को किया जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में अंकित है। मतलब अगर जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा उसी को क्या दिया जाएगा, उसे ही ऋण पत्र दिए जाएंगे और उसी का ही उसको वही ब्याज दिया जाएगा उसका। ठीक है, वाहक ऋण पत्र दूसरा क्या होता है, वाहक ऋण पत्र। उसमें क्या होता है, मूलधन व ब्याज का भुगतान हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, मतलब तुरंत की तुरंत हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने ऋण पत्र दिए, ठीक है, ऋण पत्र दिए आपने, फिर कुछ टाइम बाद जैसे आपका टाइम होता है और टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे 3 महीने का टाइम पीरियड हुआ तो 3 महीने के बाद आप आए, आपने पैसे दिए, ब्याज दी और आपका भुगतान हो गया। ठीक है, आप बोल रहे हैं सुरक्षित अथवा बंधक ऋण पत्र। अब ये कौन से ऋण पत्र होते हैं, देखिए ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों की प्रतिभूति पर निगमित किए जाते हैं। मतलब कंपनी के पास कितनी संपत्ति है उसे देखकर उतने ही रुपए के, मतलब उसके हिसाब से ही क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। इसके धारक रक्षित लेनदार होते हैं, मतलब रक्षा करने वाले। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी है आपकी कंपनी की, आप उतने ही शेयर ऋण पत्रों को क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो क्या होगा कि उसको रक्षा करने के लिए कोई तो होना चाहिए कि आप अगर सामने वाला डिवेंचर लेकर भाग गया मान के चलिए, ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे इन चीजों को कि मतलब वो उसको ऋण पत्रों को लेकर आए। ठीक है, वो कहीं भी उसका मिसयूज भी कर सकता है, इसलिए क्या होने चाहिए, उनके धारक क्या होता है, रक्षित लेनदार, रक्षा करने वाले लेनदार होते हैं। ठीक है, असुरक्षित अथवा नग्न ऋण पत्र, इसमें ऋण और ब्याज के भुगतान के लिए कोई जमानत या प्रतिभूति प्राप्त नहीं होती है। मतलब इसमें आपको लोन देने के लिए और ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई भी जमानत नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई भी प्रतिभूति आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें रखनी पड़ती है। ठीक है, सुरक्षित ऋण पत्र में रखनी पड़ती है आपको, लेकिन असुरक्षित में नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, इससे साधारण लेनदार वो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, साधारण लेनदार होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति आते हैं वो आके से क्या कर सकते हैं, आपसे असुरक्षित ऋण पत्र को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ है आपका शोध ऋण पत्र। ठीक है, जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात शोधन के समय, शोधन मतलब उसमें जो कमियां हैं उनको सही करने के बाद, ठीक है, शोधन के समय एवं विधि का उल्लेख निगमन की शर्तों के अंतर्गत करना। क्या करना, शोधन ऋण पत्र का मतलब क्या होता है, उसका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात करना। सबसे पहले तो निश्चित अवधि के पश्चात शोधन के समय, मतलब जब सही हो रही हो चीज, सही हो रहा हो ऋण पत्र में कोई कमी हो उसकी त्रुटि को सही करना, फिर उसके विधि का उल्लेख की निगमन की शर्तों के अंतर्गत करना। मतलब सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जब उसका भुगतान किया जाएगा, किसका, ऋण पत्र का भुगतान, शोध ऋण पत्र का भुगतान किया जाएगा,
तब क्या होगा, जब किया जाएगा उसका भुगतान, जब आपकी उसमें सारी आपने चेकिंग कर ली है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, उसके शेयर को इशू करने की सारी विधियों का उल्लेख हो गया है, ठीक है, उसकी शर्तों के अनुसार किया जाएगा, उसकी शर्तों की पूरी शर्तों लिख दी जाएंगी इशू करने की, ठीक है, सारी शर्त लिख दी जाएगी कि आपको इतना इस टाइम पे इशू करना है, ठीक है, इस टाइम पर आपको क्या करना है, इस टाइम को आपको उसका पेमेंट करना है, इस टाइम पर आपको उसको इंटरेस्ट देनी है। तो वो सारी चीजें लिखने के समय ही उसका क्या होगा, भुगतान हो जाएगा, मतलब निश्चित अवधि के पश्चात। मतलब 3 महीने दे रखा है, 3 महीने के बाद में उसने 3 महीने दे रखा है तो 3 महीने के बाद में, 6 महीने दे रखा है तो 6 महीने के बाद में, ठीक है। अब बोला है अशुद्ध ऋण पत्र। अशुद्ध ऋण पत्र जिसका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं करना, मतलब कुछ आपके ऋण पत्र क्या होते हैं जिनका भुगतान पूरे कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें हम अशुद्ध ऋण पत्र में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए परिवर्तनशील ऋण पत्र, देखिए ये सबसे कॉस्टली ऋण पत्र होते हैं, क्योंकि इन ऋण पत्रों को कंपनी क्या करती है, उन ऋण पत्रों को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो देखिए वे एक निश्चित अवधि के पश्चात अपने ऋण पत्रों के कंपनी के अंशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार परिवर्तित करा सकते हैं। अगर चाहे लोग जो भी आपके ऋण पत्र को परचेस कर रहे हैं वो चाहे तो क्या करा सकते हैं, वो कंपनी के शेयर में से कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब आता है अधिकार ऋण पत्र। कोई कंपनी 2 अगस्त 1989 से ऋण पत्रों का निगमित करना, तो निगमित ऋण पत्रों को लेने का प्रथम अधिकार विद्यमान ऋण पत्रधारियों को होता है। देखिए इसका अधिकार ऋण पत्र का मतलब क्या है, सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 2 अगस्त 1989 से पहले के ऋण पत्रों को लेना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके कौन से होंगे, वो प्रथम उसके ऋण पत्र होंगे, प्रथम अधिकार होगा उसका, ठीक है, प्रथम अधिकार होगा ऋण पत्रों को लेने के लिए, जो उसका राइट हो जाएगा कि वो आपके ऋण पत्रों को पहले से ले सकता है, ठीक है। तो अधिकार विद्वान ऋण पत्रधारियों का होता है। ये अधिकार केवल किसका होता है, ये अधिकार विद्वान पत्रधारियों का, मतलब विद्वान मतलब होता है जो जिन्हें बहुत सारी चीजें आती है ऋण पत्र के बारे में, ठीक है, और ऋण पत्रधारियों का होता है, ठीक है, वो बस वही अधिकार ऋण पत्रों को ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं ले सकता उन ऋण पत्रों को, ठीक है। तो ये थे आपके क्या ऋण पत्र के प्रकार, ठीक है। अब आता है आपका ऋण पत्र का निगमन। देखिए ऋण पत्र का, जब हम ऋण पत्र को इशू करते हैं तो क्या क्या सीन होता है इसका। देखिए पहले तो इसका इशू होता है कि आपको जब आप ऋण पत्र इशू करने जा रहे हैं तो आपको 21 दिन के अंदर क्या करना होता है, आपको पूरे नोट उसके जो भी डिटेल होगी, जो उसका ब्यौरा होगा, जो उसका चार्ज होगा डिवेंचर का, उन सबको आपको कंपनी के रजिस्टर में मेंशन करना होगा। कितने दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर। अब जब 21 दिन हो जाएंगे उसके बाद में ही आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। उससे पहले क्या करना होगा, 21 दिन के अंदर पहले आपको सारी डिटेल, उसके सारा चार्ज, जो भी डिवेंचर का चार्ज है वो है ना, आपको क्या करना होगा, कंपनी के रजिस्टर में लिखना होगा, ठीक है। देखिए अब आती है अब ऋण पत्र के शोधन की विधियां। अब देखिए ऋण पत्र का शोधन की विधियां क्या क्या होती है। देखिए पहले तो नवीन अंशों अथवा नवीन ऋण पत्रों में परिवर्तन करके, हमने बताया था परिवर्तनशील क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं जिन्हें अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो वही शेयर यहाँ पे इशू होंगे कि जिन्हें क्या किया जा सकता है, नए ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है, एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करके। अब क्या कर सकते हैं आप, एक निश्चित टाइम के बाद ऋण पत्रों को वापस कर सकते हैं कंपनी को, फिर कंपनी उनकी क्या कर देगी, उन्हें शोधन कर देगी, उनकी कंपनी का रिडीम कर देगी शेयर्स को, ठीक है, अंश ऋण पत्रों को। तो किसके बाद, एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है। अब आता है आपका देखिए सेकंड का एक और पॉइंट है आपका, आगे पॉइंट है इसके कि संचयी शोधन कोष पद्धति। संचय मतलब रिजर्व, ठीक है, रिजर्व रिडेम्पशन फंड, ठीक है। तो देखिए इसका आ पॉइंट क्या है, संचयी शोधन कोष पद्धति मतलब रिजर्व रिडेम्पशन फंड मेथड, ठीक है। तो अब इसके भी आपके 4 पॉइंट है। देखिए क्या क्या है, प्रतिवर्ष लाभ हानि विवरण में अंतरित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण, मतलब प्रति वर्ष जो भी आपकी अमाउंट बच रही है शोधन करने के बाद या इशू करने के बाद, उनका क्या करना, लाभ हानि खाते में, उनका लाभ हानि खाते में बांटना उन्हें, ठीक है। अब धनराशि का विनियोजन करना, जो आपके पैसे बच जाते हैं उनको दोबारा इन्वेस्ट करना, ठीक है। प्राप्त ब्याज और उसका विनियोजन, मतलब जो भी आपको ब्याज प्राप्त हो रही है
एक्स्ट्रा पैसे हो गए आपके पास, उन्हें भी आपका क्या करना, उन्हें भी इन्वेस्ट कर देना। ऋण पत्रों का शोधन करना, ऋण पत्रों का क्या करना, रिडीम करना, ऋण पत्रों को शोधन करना, उनकी गलतियों को निकालना, उनके लिए पत्र इशू करना। ठीक है, अब पॉइंट है आपका क्या, असंचयी शोधन कोष पद्धति। अब इसमें क्या होता है, असंचयी शोधन कोष पद्धति में, ये जनरल रिजर्व में नहीं आती। ठीक है, ये जनरल रिजर्व में नहीं आती, ये थी आपकी संचयी कोष जो जनरल रिजर्व में आती है, जो रिजर्व करके रख दी जाती है। ठीक है, इनको क्या कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है, मतलब इकट्ठा करके रख लिया जाता है अपने पास, जरूरत पड़ने पर उनका यूज किया जाता है। अब ये आती है आपकी असंचयी शोधन कोष पद्धति, जो रिजर्व नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी जाती है। जैसे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में डाल दी जाएंगी, लॉस हो रहा है तो लॉस में डाल दी जाएंगी। ठीक है, सीधे सीधे इसकी क्या करती है, इनके लिए एंट्री बना दी जाती है। क्या एंट्री बनती है, P&L एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बना दी जाती है इनके लिए, इस पद्धति को फॉलो करने के लिए। ठीक है, सा पॉइंट है आपका सिंकिंग फंड बीमा पॉलिसी अथवा शोधन कोष बीमा पॉलिसी। अब देखिए इस पॉलिसी ये क्यों, इस पत्र इसमें क्या होता है, इसमें ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए क्या कर देते हैं, हम बीमा पॉलिसी करा देते हैं। ठीक है, तो बीमा पॉलिसी की जो भी पर मंथ की आपकी प्रीमियम की अमाउंट जाती है, तो जो प्रीमियम की अमाउंट जाती है वो, और जो आपका क्या होता है, और जो आपकी बीमा पॉलिसी की जो पैसे आए हैं अवधि पूरी होने के बाद, मतलब 1 साल की आपने बीमा पॉलिसी ली, उस पॉलिसी के पैसे और जो प्रीमियम आपकी हर मंथ जो जमा हो रही है वो, उनको क्या करते हैं, उसे माइनस करके जो वैल्यू निकल कर आती है उसे क्या करते हैं, उसे करते हैं ऋणपत्र रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, किसमें, ऋणपत्र शोधन कोष में। ठीक है, उसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट है वार्षिक आहरण अथवा किस्तों द्वारा शोधन। देखिए अब ये क्या होता है, वार्षिक आहरण अथवा किस्तों द्वारा शोधन क्या होता है कि इसका क्या होता है, इसका वार्षिक किस्त जाती है। ठीक है, ये आहरण पर इशू किए जाते हैं या फिर किस्तों पर इशू किए जाते हैं। तो इसके क्या होती है, इससे इसके इशू होने से पहले जो भी ऋण पत्रधारी है, मतलब जो भी शेयर डिवेंचर होल्डर है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी किस्त जाने वाली है। ठीक है, तो किस्त निकलने वाली है, तो उसके हिसाब से ही इसका पेमेंट किया जाता है ऋण पत्र का। ठीक है, अब आता है कंपनी की इच्छा अनुसार अंशों की नकदी अथवा नवीन ऋण पत्रों द्वारा शोधन। मतलब कंपनी की इच्छा के अनुसार उनका क्या किया जाता है, अंशों के पैसे दिए जाते हैं या फिर ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, रिडीम किया जाता है या फिर ऋण पत्र। ठीक है, अब आता है स्वयं के ऋण पत्रों को खुले बाजार में क्रय करके शोधन किया जाना। मतलब अगर आपके ऋण पत्र हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाकर आपको इशू कर सकते हैं उन ऋण पत्रों। ठीक है, ये कंपनी के रूल है। कंपनी क्या कर सकती है, खुले बाजार में जाकर, मतलब किसी भी ओपन मार्केट में जाकर, जहां पर सारे सामान मिलता है, कुछ भी मिलता है, शेयर वगैरह का, शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, वहां पर क्या कर सकती है, उनको रिडीम कर सकती है डिवेंचर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है।